अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और उससे पहले हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब की। जी हाँ, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, अब वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। आते ही उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली में शिरकत की, जो कि उनकी पार्टी की तरफ से अरेंज की गई थी और लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने ये पॉलिटिकल रैली की। अब वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने उसमें बहुत सारी बातें की, वो सभी लोग यकीनन सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे। लेकिन जो बात उन्होंने खास की, बहुत सी वैसे इंपॉर्टेंट बातें की थी, लेकिन उसमें से एक खास बात उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अपने तमाम जो नेबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं या के नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना होगा, तभी पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। वाज़ेह तौर पर नवाज़ शरीफ साहब का इशारा यकीनन अफ़गानिस्तान और भारत की तरफ था। बिल्कुल भारत के साथ भी पाकिस्तान को टर्म्स बेहतर करने पड़ेंगे और करने भी चाहिए, और उसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान की तरफ भी नवाज़ शरीफ साहब का इशारा था। अब नवाज़ शरीफ साहब अच्छे से जानते होंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे क्या इश्यूज़ चल रहे हैं या चल रहे थे, और अभी तक किस वजह से ये सारा प्रॉब्लम जो है अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे है। तो यकीनन अगर उन्होंने ये बात की है तो कहीं न कहीं से उनको भी बताया गया होगा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, एजेंसीज़ की तरफ से, और वैसे भी उनकी ख़ास नज़र नवाज़ शरीफ साहब की हर खबर के ऊपर रही होगी। लंदन में वो थे तकरीबन 4 साल से। पिछले 4 साल वो लंदन उन्होंने गुज़ारे, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई और उसके बाद से नवाज़ शरीफ साहब लंदन चले गए। वैसे ये भी एक मैं उनको क्रेडिट देती हूँ कि जी बड़ी हिम्मत है कि हमें तो लोग फ़ेसबुक पे और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बुरा-भला जब कहते हैं, गालियाँ निकालते हैं, तो हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि हम उन्हें ब्लॉक कर दें और उन लोगों से छुटकारा हासिल करें। ये और बात है कि वो बार-बार निकलते रहते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब लंदन में जिस जगह रहते थे, वहाँ पे तकरीबन हर रोज़ डेली बेसिस पे इमरान खान के सपोर्टर्स उनके घर के नीचे खड़े होके जो कुछ बुरा-भला उन्हें कहते थे, वो उनको डेली सुनना पड़ता था। इसलिए कि यूके गवर्नमेंट की तरफ से तो यही है कि जी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे आप किसी का जीना दूभर कर दें। इसके अलावा हमने कई बार देखा कि नवाज़ शरीफ साहब जब कहीं लंच पे, डिनर पे गए हैं, शॉपिंग पे गए हैं, घर से बाहर निकले हैं, चाहे वो हों, चाहे उनके बेटे हों या उनकी फैमिली मेंबर कोई हो या उनकी पार्टी के कोई लोग, तो हर तरफ से पीटीआई के सपोर्टर्स ने उनको बुरा भला कहा। बिल्कुल जी, आप लोगों को हक है, अगर किसी की गवर्नमेंट आपको पसंद नहीं, किसी पॉलिटिशियन का काम आपको पसंद नहीं, बिल्कुल आपको राइट है, हर हर पाकिस्तानी को, बल्कि दुनिया में हर किसी को राइट है कि वो उसके अगेंस्ट बात करे। लेकिन उसके लिए इस तरह से बुरा भला घर के नीचे खड़े होकर बुरा भला बोलना या सड़क चलते को कहना, ये मेरा ख्याल है कोई मुनासिब बात नहीं है। मगर खैर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 3 बार आई और 3 बार ही हटाई गई, और कई इस तरह के प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, जिसमें कि उनकी गवर्नमेंट लाई गई और फिर हटाई गई, और एक बार फिर फोर्थ टाइम वो तैयारी कर चुके हैं पाकिस्तान का पीएम बनने की। और ज़ाहिर है उनको कहीं न कहीं से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा होगा, उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया होगा कि जी आपको ला रहे हैं, और उसके बाद के डिक्टेशन भी मिल चुके होंगे, इसलिए कि अभी तक पाकिस्तान में अगर कोई ये समझता है कि वोट के ज़रिए ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है या वोट के ज़रिए ही कोई गवर्नमेंट बनाई जाती है, तो ये मेरा ख़्याल है कि आप लोग बिल्कुल अपना कोई ख्वाब देख रहे हैं, या बिल्कुल आप लोगों को ज़रा-सा भी जो है अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल गवर्नमेंट आज भी एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है, बल्कि बहुत से लोगों का तो कहना ये है कि अभी ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि आखिर इलेक्शन कब होंगे, लेकिन हाँ, ये डिसाइड हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। यानी कि नवाज़ शरीफ साहब का नाम बार-बार सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी थोड़ी-सी साइडलाइन हो गई है, वरना पहले लग ये रहा था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उनके काफ़ी चांसेस जो थे वो रोशन थे, लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की अगर एक बार फिर, और उन्होंने जो कहा है कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ जिनके बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे चाइना हो, भारत हो या फिर अफ़गानिस्तान, उन सबके साथ वो टर्म्स अच्छे चाहते हैं। तो सबसे पहले तो उनको भारत के साथ हम पहले भी देख चुके हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने कोशिश की थी अपने तौर पर
कि नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर है भारत के, नरेंद्र मोदी जी, वो आए थे और उसके बाद जिस तरह से आपने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी, क्या जप्पियां और किस तरह से हंस बोल के बात हो रही थी, एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए जा रहे थे। ये और बात है कि उसके फौरन बाद ही जो वाकया हुआ, जिसके सबके अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जिसे हमने माना नहीं अभी तक, लेकिन खैर हमारे मानने या ना मानने से क्या होता है, लेकिन बहरहाल वो जो कुछ हुआ, तो इससे भी ये तासुर मिलता है कि बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सुलह हो, या पाकिस्तान और भारत जो है वो आराम से और एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स के साथ रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह है जैसे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात की जाती है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, वो जा रहे थे जी इसराइल के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करने, इसराइल के साथ उन्होंने कहा जी मैं नॉर्मलाइज करने जा रहा हूँ इसराइल और सऊदी अरब के टर्म्स को। उसके बाद ट्रेड होगी, बातचीत होगी, एम्बेसीज एक दूसरे के यहाँ ओपन की जाएंगी, और उसके साथ ही हमने देखा कि हमास ने अटैक कर दिया, यानी कि रोका गया मोहम्मद बिन सलमान को कि वो इसराइल की तरफ ना जाए। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी देखते हैं कि जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में बातचीत करने की कोशिश की, जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो एक जंग चल रही है, या ये कह लीजिए जंग भी नहीं कहना चाहिए, मेरे ख्याल है एक जो कोल्ड वॉर सी चलती है, या एक दूसरे के लिए उलट सुलट बोला जाता है, सोचा जाता है, या कश्मीर को लेकर या किसी और इशू को लेकर, जब कभी उसके ऊपर ऐसा हुआ कि डायलॉग होंगे, जब कभी ऐसा हुआ कि उसके ऊपर मजीद झगड़ा नहीं होगा और एक दूसरे का ख्याल किया जाएगा, तभी किसी ना किसी किस्म का अटैक किया गया, चाहे वो पुलवामा हो, उरी हो, या फिर कारगिल की वॉर को ले लीजिए, या किसी भी और दूसरे इंसिडेंट को ले लीजिए जो होते ही रहते हैं। इससे ये अंदाजा मिलता है कि कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो आराम से रहें, या हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करें। और खास तौर पे ये नुकसान पाकिस्तान का तो है ही, लेकिन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा नुकसान भारत का इसलिए होता है कि जाहिर है वो जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी और बाकी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चाहे वो कनाडा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाए, चाहे वो खालिस्तान की मूवमेंट हो, या खालिस्तान वालों की शरारत हो, या फिर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर कोई भी बात की जाए, तो यकीनन ये सब चीज़ें जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ को ही नुकसान पहुंचाती हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। लेकिन भारत की तरफ पाकिस्तान को जाना होगा, भारत से पाकिस्तान को बातचीत करनी होगी, भारत की शिकायतें पाकिस्तान को दूर करनी होंगी, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस वक्त हम जिस बंद गली में पहुंच चुके हैं, जिसके आगे कोई और रास्ता हमें नहीं दिखाई दे रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रोशनी की एक कहना चाहिए किरण जो हमें दिखाई दे रही है, एक रोशनी जो हमें हल्की सी दिखाई दे रही है, वो यही है कि हमारे भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों। भारत अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्री चल रही है, प्रोग्रेस कर रही है, और यकीनन इस वक्त भारत को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। ये बात सच्ची बात है, और ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि जी भारत को जो है वो हमारी ज़रूरत है और हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा झूठ होगा, जो कोई भी ये बोल रहा है मेरे ख़्याल है वो गलत बात कर रहे हैं। तो हमें इस वक़्त ज़रूरत है भारत की, और हमें अपनी जो गलतियाँ हैं वो सुधारनी होंगी, और भारत के साथ काम करना होगा, भारत के साथ जो उनकी शिकायतें हैं उनको दूर करना होगा। और आप जानते ही हैं कि भारत को हमसे क्या-क्या शिकायतें रहती हैं। तो उस डिटेल में जो है मैं इस वक़्त नहीं जाऊँगी, वो फिर किसी और वीडियो में उस पे बात हो सकती है, लेकिन वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी वो सारे इश्यूज़ को जानती है और समझती भी है। लेकिन फिर भी आपने मेरा लास्ट वीडियो भी देखा होगा साजिद तारड़ साहब के साथ, उसका एक क्लिप मैं यहाँ पर और शेयर कर रही हूँ, जिसमें साजिद तारड़ साहब यही बता रहे हैं कि भारत जो है वो किस-किस जगह पे प्रोग्रेस कर रहा है, और पाकिस्तान को एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे उनकी तरक्की से, उनकी प्रोग्रेस से खुश होना चाहिए, ना कि जेलस होना चाहिए। मेरे ख्याल है जेलस हम नहीं होंगे, और हम खुशी ही हमें होनी चाहिए कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है। भारत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और उसके लिए ये भी है कि अमन होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ में। अभी भी एक सीज़ फायर वायलेशन की बात की जा रही है कि जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से की गई है, और उसके ऊपर कुछ डिबेट्स भी हुई हैं इंडियन टीवी चैनल्स पे, और ये बात नहीं होनी चाहिए। अब उसकी क्या रीज़न बनी, बहरहाल अभी तक
जो है वो हमारे साइड से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया जिसमें हम इल्ज़ाम लगा दें भारत के ऊपर। ऐसा होता तो अक्सर यही है कि जब इस किस्म की वायलेशंस की जाती हैं तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे एलिगेशन लगाती हो, कहते हैं आपने किया, वो कहता है आपने किया। लेकिन बात सारी ये है कि किसी ने भी किया हो, जबकि इस तरफ यही बताया जा रहा है कि इस बार यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, क्योंकि भारत की तरफ एक कोई साहब थे वो जख्मी भी हुए हैं। तो इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। और आई एम श्योर मैं बिल्कुल, मुझे पक्का यकीन है कि क्योंकि हमारी सिचुएशन इस वक्त ऐसी हो गई है कि कोई दूसरा रास्ता जैसे मैंने कहा कि नहीं है, तो हमें भारत के साथ बात भी करनी होगी। और नवाज शरीफ साहब के आने से और कुछ हो ना हो, उनके जो करप्शन के केसेस हैं वो उधर ही हैं, जाहिर है वो उन सबको फेस करेंगे, जो सजा बनती है या नहीं बनती है या जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी वही होगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ एक जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि वो हमेशा भारत के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये और बात है कि अपने दामाद को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देते हैं जाके पॉलिटिकल पार्टीज में या पॉलिटिकल रैलीज में। लेकिन ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब का जो वेलकम हुआ और उनको जिस तरीके से स्टेज पे उन्होंने बात की और कई लोग दिखाई दिए, उसमें उनके दामाद कैप्टन सफदर का दूर दूर कहीं नामो निशान नहीं था, या कम से कम मुझे नहीं दिखा। अगर किसी और को कैप्टन सफदर कहीं इधर उधर बैठे या खड़े हुए दिखाई दिए हो तो वो मुझे जरूर बता सकते हैं, मैं अपनी करेक्शन कर लूंगी। लेकिन मुझे लगता है उस दिन कैप्टन सफदर को शायद मियां साहब ने देगों के ऊपर खड़ा किया होगा कि यहाँ तुम खड़े रहो, बिरयानी बनाओ और बिरयानी बांटो और सामने आने की कोशिश ना करना। क्योंकि जिस किस्म की स्टेटमेंट दी गई थी कैप्टन सफदर की तरफ से, वो ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। यहाँ से जी हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा आगे मैं तारड़ साहब का क्लिप भी शेयर कर रही हूँ। और साजिद तारड़ साहब भी हमेशा से यही कहते आए हैं कि जी हमें भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यहाँ से मैं चलती हूँ और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सर थोड़ी सी बात अगर हम भारत की करें कि जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कई चीजें G20 SCO वगैरह चल रही थी मीटिंग्स, तो अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी किस्म का डैमेज आप समझते हैं कि भारत को झेलना पड़ेगा, या आप समझ से निकल जाएंगे वो, ऐसा कुछ? नहीं मेरे ख्याल में वो निकल चुके हैं पहले ही। उसकी वजह ये है, आरजू, अगर मेरे देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट कनाडा। अगर मैं एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूं, अगर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा होता, उसको सपोर्ट करता, कनाडा के साथ इंग्लैंड खड़ा होता, तो आज कुछ बात हो कुछ और होगी। और मेरे ख्याल में उनका ना खड़े होने की वजह भी यही है, 2 वजूहत मेजर। एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरा ग्लोबल साउथ, और तीसरा उसके साथ इंडो पैसिफिक के अंदर जो ताइवान का मसला है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू मैस अप द रिलेशनशिप विद इंडिया। तो इन चीजों की वजह से जब इनकी सपोर्ट हासिल नहीं हुई, देयर वाज विक्ट्री फॉर द इंडिया, देयर वाज अ विक्ट्री फॉर द इंडिया। अब वो उस मसले में से भारत निकल चुका है। इसमें अगर जो नुकसान है वो कनाडा का है, और ना भारत और कनाडा का आपस में ट्रेड भी इतना ज्यादा नहीं था जिसका कोई सोचा जाए कि कोई भारत को नुकसान होगा, मेरे ख्याल में। और दूसरा जो मेरी नजर में जो मैं देखता हूं कि अगला आने वाला पीरियड में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, 2 वजूहत। एक, मोदी साहब ने जो उनको नेशनलिज्म का जो दवाई दी है वो उनको बिल्कुल फिट पड़ी दवाई, उससे वो नेशनलिज्म से ऊपर जा रहे हैं। और दूसरा, उनका अपने ह्यूमन इक्विटी, ह्यूमन जो उनका है उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, पढ़ाना बच्चों को, इंडियन यंगस्टर लोगों को, यंग जनरेशन को पढ़ाना और इतनी तादाद में, ये दूसरा उनका विक्ट्री है। और तीसरी है कि जो मैं समझता हूं कि उनके लिए एक चैलेंजिंग है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंस जाए भारत, क्योंकि जब भी कोई मुल्क कंट्री किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है उनकी इकॉनमी सफर करती है। देखिए, चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो अभी तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे नहीं है। उन्होंने आज तक ब्लीड नहीं होने दिया अपने आप को, और अपनी इकॉनमी को ही बस उसमें बिजी रहे। अब मैं वही समझता हूं कि भारत की अगली जो चैलेंज ये होगा कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे और अपनी तरक्की, अपना ऐसी चीज। अब देखें, मैं जिस तरह मिसाल देना चाहता हूँ कि आपका जो आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां, फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा।
तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज और नेशनलिज्म वाइज। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करते हैं तो इतना आसान नहीं होता उनको चैलेंज करना। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और उसमें जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा 2 दफा निकली। एक दफा तो जब उन्होंने वो जो 85 साल बंदा जो कि नाजी था खुद, उसको बुला के 10 दिन बाद ही ये भारत के ऊपर ब्लेम लगाने के बाद अपनी असेंबली में बुला के जब उसके लिए तालियां बजवाई और साथ ही अगले दिन स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ा, दे लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, राइट, कि ये अपना होमवर्क करने के बगैर अपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आके लोगों को अक्यूज करते हैं। तो वो, और दूसरा, अमेरिका साथ नहीं उनके आया, यूके उनके साथ नहीं गया, तो उसमें वो दे लास्ट तक। मेरे ख्याल में उसमें वो कोई डैमेज नहीं होगा उनको बिल्कुल किसी किस्म का। बल्कि मैं समझता हूँ कि आगे इस वक्त भारत को जो कल उनकी मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो हजरत हॉस्पिटल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सही किया। बहुत केयरफुली चल रहे हैं वो। चाइना की ख्वाहिश है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल अदा करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि चाइना से पहले भारत इसमें अपना रोल अदा करे, क्योंकि दे आर इन द पोजीशन, दे आर, मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल होगा कि अगर चाइना इन्वॉल्व होगा तो चाइना क्रेडिट लेगा। पिछली दफा सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठा किया चाइनीज ने, वो भी मैं समझता हूँ इट वाज अ फ्लेवर ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का रोल भारत अदा करे, दे विल बिकम रीजनल, दे ऑलरेडी रीजनल पावर, बट दे विल गेन मोर रिस्पेक्ट इंटरनेशनल। सर बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम भी हो सकता है मुश्किल से निकल आए, इसलिए कि हमारे काफी ज्यादा लीडर, जिसमें नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर भी शामिल हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, फलस्तीन पहुंचो, तो सर आबादी आधी उधर चली जाएगी, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। आरज़ू, निकल मजे जाए। की बात तो भाई मैंने आपको बताई नहीं है ना। कल किसी, आप तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, मैंने किसी को कहा मुझे भी 2 टिकटें ले दे यार। कल किसी ने कहा जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा जन्नत में जाएगा, ये जन्नत के टिकट है मेरे लिए। मैंने उनको कहा यार 2 बिजनेस क्लास के टिकट मुझे भी ले दो। देखो मेरा भी दिल करता है यार जन्नत में जाऊं, वहां पे 70-75 पूरे हों, वहां शराब भी मिले, दूध भी पिए, शहद भी। 72 है, आप 75 मांग रहे हैं, 3 ज्यादा मांग रहे हैं आप। चले कोई नहीं, मैं तो भाई जितनी भी मिल जाए गुजारा कर लूंगा, लेकिन 2 टिकटें मुझे भी जन्नत की ले दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैंने किसी को कहा यार मैं तुम्हें पैसे डॉलरों में दे दूंगा यार, 2 टिकटें नवाज शरीफ के जलसे में मेरे लिए जन्नत की ले लेना। यार ये कैसे लोग हैं आरजू, ये कैसा मुल्क है, कैसा मजहब है, ये जन्नत के टिकट जलसे में जाने में दे रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और आप सोचिए, मैं इस तरह के लोगों में पूरा टाइम रहती हूँ, मेरी मुझे क्या फिक्र, दिमाग की हालत मैं हुई। आपके लिए परेशान रहता हूँ आरजू। ऐसे मुझे आपकी सेफ्टी का, आपके मुस्तकबिल का, आई एम सीरियसली कंसर्न। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू।